हाँ भाई नमस्कार। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बहुत स्वागत इस प्यारे से ऑसम से प्लेटफॉर्म पर। बच्चों आप सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर केमिस्ट्री की क्लासेस लाइए, है ना। आप केमिस्ट्री की क्लासेस क्यों नहीं ला रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं अब वापस आ चुका हूँ। अब मैं रेगुलर यानी कि डेली कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है उड़ान बैच। बच्चों ये जो बैच है ना बेसिकली टॉपर्स का बैच रहने वाला है। देखिए बच्चों हम कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, हमारे पढ़ाए बच्चे बहुत अच्छा अच्छा नंबर लाए हैं, जैसे देख सकते हैं 96 95 इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं हमारे ही स्टूडेंट हैं जो इतना सारा नंबर लेके आए हैं। तो आखिरकार उनको मैं क्या पढ़ाता हूँ, है ना, जिससे वो इतना अच्छा नंबर लेकर आते हैं। उन सभी बातों को मैं इस बैच में बात करने वाला हूँ। ठीक है बच्चे, उड़ान बैच में आपको मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ। चैप्टर वाइज इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको, बेसिकली एक प्रकार से सीरीज होगी। बच्चे आज मैं पहली सीरीज लेके आया हूँ जिसमें हम एक चैप्टर पूरा खत्म करेंगे, 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है विलियन। बच्चे अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखते हैं तो इसमें से जितने सवाल आपके पेपर में बनते हैं, जिस भी टॉपिक से बनते हैं, उन सभी टॉपिक्स को निचोड़ेंगे और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है भैया, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आप कमेंट में पूछेंगे सर कितने रुपए का ये बैच है, तो मेरे बच्चों में बता रहा हूँ कितने रुपए का है ना। बहुत ही सस्ता बैच है बच्चों। ये जो बैच है मात्र 11 रुपए में है। ठीक है, आप कहेंगे सर 11 रुपए में कुछ मिलता है क्या? हाँ भाई देखो, वीडियो तो सबको मिलेगी, यानी कि जो लेक्चर्स आ रहे हैं वो यूट्यूब पे ही आएंगे, वीडियो सारे लोग देख पाएंगे। लेकिन ये जो मैं पढ़ाऊंगा ना, इसकी नोट्स जो है देखिए सब एकदम वीआईपी तरीके से लिखा है, सारी डेफिनेशन, सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे फार्मूले एकदम बेहतरीन तरीके से सब कुछ नोटेड है। कितना पेपर में लिखना है कितना नहीं लिखना है सब कुछ इसमें लिखा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, इस नोट्स का मैं 11 रुपए लूंगा। ठीक है, इस लेक्चर में मैं जितना कुछ भी पढ़ाऊंगा उसका पूरा नोट्स आपको प्रॉपर मिलेगा, है ना, मात्र 11 रुपए में। उसके लिए आपको बच्चे 7887 067 414 इस पे आपको व्हाट्सएप करना है। क्या करना है बच्चे? व्हाट्सएप करना है, तब आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भैया, और आपको फिर वहां पे डिटेल भी पता चल जाएगी कहाँ पे पेमेंट करना है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। बाकी बच्चों ये जो बैच है ना उड़ान बैच, ये बिल्कुल फ्री है ना। वीडियो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। आप अगर नोट्स चाहेंगे तो नोट्स के लिए आपको मात्र 11 रुपए देना होगा, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, तो भाई इतना तो हक बनता है। ठीक है, और आप सब लोग सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, है ना, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले चैप्टर विलेन की खोपड़ी में छेद करते हैं। और मेरे बच्चे सब लोग कसम खा लो कि हमको पढ़ना है। डेली मेरी वीडियोस आएंगी, पूरी केमिस्ट्री की मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट बुक सेकंड बुक दोनों, तो आपको देखना है और इन्हीं बच्चों की तरह आपको अच्छा नंबर लेकर आना है। ठीक है, इस बात को सारे बच्चे याद रखेंगे। ठीक है ना, सही बात है सर। आ जाओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहला चैप्टर हमारा है विलियन। ठीक है, विलियन चैप्टर से किस जगह से सवाल आते हैं सबसे पहले इसको जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं छोटे मोटे, है ना। वो न्यूमेरिकल्स कहाँ से पूछे जाते हैं मैं ये टॉपिक लिखा हूँ। कभी द्रव्यमान प्रतिशतता से पूछेगा, कभी मोल प्रभास से पूछेगा, कभी मोलरता से पूछेगा, कभी मोललता से पूछेगा। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जहां से हर बार आपके पेपर में सवाल आता ही आता है। इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। क्या मैं एकदम बेसिक से पढ़ने वाला हूँ? नहीं, हम रिविजन करने वाले हैं, यानी कि एकदम वन शॉट तरीके से कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं जहां से सवाल बनते हैं। ठीक है, ये मेरी रिसर्च है, मेरी मेहनत है ना बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन सभी का पहले आपको सूत्र दिखा देता हूं, इनका सूत्र दिखा देता हूं। उसके बाद सवाल हम बाद में करेंगे, है ना, एकदम लास्ट में करेंगे। जो न्यूमेरिकल्स है ना इनको हम लास्ट में करेंगे। सूत्र सीखने के बाद बच्चे हम लोग थ्योरी वाला पार्ट कवर करेंगे, जैसे वाष्प दाब क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है ना। जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पहले कवर करेंगे, फिर सवाल करेंगे। ठीक है, ठीक है ना बेटा? ठीक है, पहले आप देखिए मोलरता का सूत्र क्या होता है। बच्चे कभी भी अगर आपसे मोलरता पूछे तो मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन लीटर में, है ना। ये सब कैसे निकाला जाता है अभी मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन न लीजिए। और बच्चे दूसरा सूत्र है यहीं पे, शुद्ध विलायक की अगर मोलरता निकालनी हो, ये बहुत आता है पेपर में सवाल। देखिए मैं सवाल भी नोट किया हूँ। ठीक है, ये सवाल कहाँ गया? यहीं पे एक सवाल होगा यार इसका। ठीक है, ये सवाल है, ये सवाल है ना, ऐसे सवाल आए हैं तो इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। बेटा अगर मोललता की सूत्र पूछे, मोललता का सूत्र क्या होता है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है। तो मेरे भाई विलेय के मोलों की संख्या बट्टे में विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणे में 1000। ठीक है भैया, ये हमारा हो गया है ना। मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है भैया? विलेय के मोल बट्टे में विलयन का मोल, है ना।
और दूसरा क्या होता है सर, अगर ये विलेय के लिए है, अगर विलायक के लिए निकालेंगे तो विलायक के मोल बटे में विलयन का मोल। ये हमारे कुछ सूत्र हैं। अच्छा, इन सूत्र पे भी हम वापस लौटेंगे थोड़ी देर बाद, जब सवाल करेंगे तो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इन पे हम वापस आएंगे फिर से। आइए पहले थ्योरी वाले पार्ट को कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ से डिफिनेशन लिखने के लिए आती है। ठीक है भाई, काफी अच्छी खासी डिफिनेशन आती है। डेरिवेशन भी आता है, जैसे राउल्ट के नियम का डेरिवेशन हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, है ना, अणुसंघ गुणधर्म हो गया, परासरण हो गया, है ना, परासरण दाब हो गया, समपरासारी विलयन हो गया। इस तरह की परिभाषाएं हमारे पेपर में आती ही आती हैं। पहले इन सभी परिभाषाओं को क्लियर करेंगे एकदम आसान भाषा में, देन हम कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स करेंगे और इस प्रकार से पूरे चैप्टर को साफ करेंगे। बेटा पहला टॉपिक है वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जैसे मान लीजिए ये आपका एक बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन है ना, इसमें क्या भरा है मेरे बच्चे? पानी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पानी है, ठीक है। पानी का सूत्र H2O होता है, कुल मिला के एक द्रव है, ठीक है, एक द्रव है ना। अगर मेरे बच्चे द्रव को हम गर्म करेंगे, द्रव को हम गर्म करेंगे तो ये क्या बनाएगा सर? भाप बनाएगा। क्या बनाएगा सर? सर ये भाप बनाएगा। और भाप उड़ के, मतलब यहाँ से गर्म किए तो यहाँ से यहाँ आ गई भाप, ठीक है, भाप यहाँ आ गई, ठीक है ना, वो यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है सर। लेकिन जैसे आप भगोले में पानी गर्म करते हो ना, भगोला खोल दो तो भाप क्या करती है? अगर पानी गर्म होता है तो भाप उड़ जाती है ना। वैसे ही मान लीजिए आपने ढक्कन को बंद कर दिया, ठीक है, ढक्कन को बंद कर दिया, है ना। ऐसे मान लो भगोले में मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, ढक्कन लगा दिया, तो भाप बन के उड़ के जाएगी, इस ढक्कन पे क्या करेगी? टकराएगी, ढक्कन पे टकराएगी और मेरे बच्चे एक दाब लगाएगी। क्या लगाएगी सर? एक दाब लगाएगी, ठीक है। अगर भाई भगोले में पानी में गर्म कर रहा हूँ, पानी गर्म होके गया, भाप बन के यहाँ पे टकराया, ठीक है, पहले तो द्रव से क्या बन गया? भाप बन गया। और भाप जब बना, इस पे जाके टकराया, टकराने के बाद फिर से क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है। इसी कारण जब आप भगोले पे ढक्कन रख के पानी गर्म करते हो तो देखो ढक्कन में पानी नहीं लगा होता, लेकिन गर्म होने के बाद ढक्कन के ऊपर पानी आ जाता है। कैसे आ जाता है? पहले क्या होता है, हमारा जो द्रव होता है मेरे बच्चे, जो हमारा द्रव होता है वो भाप बनता है। क्या बनता है? भाप, ठीक है, भाप बनता है। भाप बनने के बाद वो जाके टकराता है, बर्तन पे टकराता है, टकराने के बाद फिर से क्या बना लेता है? द्रव बना लेता है। यानी कि जब हम पानी को गर्म करेंगे, पहले भाप बनाएगा, फिर वही क्या बना लेगा? द्रव बना लेगा। क्या बना लेगा सर? द्रव बना लेगा। इस प्रक्रिया में इस बर्तन पे जो दाब लगेगा, जो इस बर्तन पे प्रेशर लगेगा, है ना, उसे वाष्प दाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? वाष्प दाब। लेकिन एक चीज याद रहे कि दोनों के बीच में साम्यावस्था हो, इक्विलिब्रियम हो। क्या हो सर? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि सर अगर द्रव से भाप बन रहे हैं 5 कण, तो भाप से भी पानी यानी द्रव 5 कण ही बने, यानी कि दोनों की दर समान हो। यानी कि वाष्पन और संघनन, जैसे ये क्या है, द्रव से भाप बना तो बेटा इसको वाष्पन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? वाष्पन बोलेंगे। और मेरे भाई भाप से जब द्रव बना तो इसको संघनन बोलेंगे, संघनन बोलेंगे, ठीक है। जब दोनों की दर समान हो जाए तो उस टाइम पे जो यहाँ पे प्रेशर लगेगा उसे मेरे बच्चे क्या बोलेंगे? वाष्प दाब बोलेंगे, ठीक है। ये परिभाषा वो मैंने समझा दिया, बाकी आपको ये परिभाषा जैसे लिखी है वैसे याद करना है। क्या लिखा है भाई? एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं के, है ना, द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अगर मेरे भाई पेपर में सवाल पूछ ले कि वाष्प दाब क्या होता है, तो यही वाली परिभाषा लिखना, इसके अतिरिक्त तो कुछ मत लिखना, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है भाई? ठीक है सर। आज ये थोड़ा सा और आगे आते हैं। बेटा यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ पानी है। क्या है सर? पानी है। अगर पानी अकेले है तो इसको बोलेंगे शुद्ध द्रव। क्या बोलेंगे बच्चे? इसको बोलेंगे शुद्ध द्रव, ठीक है। और ये जो वाष्प दाब आया है शुद्ध द्रव का, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? तो बेटा सुनो, ये जो हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, ये तापमान पर निर्भर करता है और मेरे बच्चे द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि ये जो हमारा वाष्प दाब यहाँ पे आया है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा सर? किसके ऊपर सर? तापमान के ऊपर, कि कितना टेम्परेचर आप दे रहे हैं, और द्रव की प्रकृति पर निर्भर करेगा। एक चीज और ऊपर लिखी है, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो साम्यावस्था स्थिरांक के बराबर होता है। पेपर में बेटा ये आ सकता है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब किसके बराबर होता है? साम्यावस्था स्थिरांक, यानी कि KEQ। इसको ऐसे लिखते हैं KEQ, मतलब के इक्विलिब्रियम, है ना, ये एक साम्यावस्था स्थिरांक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? साम्यावस्था स्थिरांक है। साम्यावस्था स्थिरांक है, ठीक है भाई? ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन है। तो हम लोग वाष्प दाब समझ गए।
अब बेटा देखो वाष्प दाब पर ताप का क्या प्रभाव होता है, यहां से भी कुछ सवाल आ सकते हैं। तो बेटा याद रखेंगे, जब भी शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो तापमान के समानुपाती होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा वाष्प दाब भी क्या होगा सर, बढ़ेगा। जैसे ये हमारा शुद्ध विलायक है ना, अगर यहाँ पे मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ मेरे भाई, अगर ताप को मैं बढ़ाता हूँ तो ये जो द्रव है ये ज्यादा भाप बनाएंगे, ज्यादा भाप बनाएंगे तो इस बर्तन पे जाकर टकराएंगे तो दाब भी ज्यादा लगाएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी यहाँ पे क्या होगा सर, बढ़ेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात हमको समझ में आ रही है सर अच्छे से, है ना। लेकिन ये बात हम तभी अप्लाई करेंगे जब तुलना समान द्रव का दो अलग अलग ताप पर किया जा रहा हो। मेरे भाई फिर से सुनो, ये वाली बात हम कब मानेंगे, जब तुलना समान द्रव का मतलब लिक्विड हमारा सेम हो, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर हमारा क्या हो, अलग अलग हो। इसके ऊपर कोई सवाल आप करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर भविष्य में पेपर कठिन होगा, सवाल बनेगा तो इस प्रकार से सवाल बन सकता है। क्या है सर, मान लो T1 केल्विन पर, ठीक है, हमारा जो द्रव ए का वाष्प दाब है वो P1 एटीएम है, ठीक है सर। T2 केल्विन पे जो हमारा द्रव बी का वाष्प दाब है वो P2 एटीएम है, ये भी ठीक है सर। अब कहा जा रहा है कि यदि T1 बड़ा हो T2 से, ठीक है, यानी कि ये वाला टेम्परेचर ज्यादा हो, ये वाला टेम्परेचर कम हो, तो सही विकल्प चुनिए। फिर P1 और P2 में कौन कम होगा कौन ज्यादा होगा, बोलो बेटा। तो मैंने क्या कहा कि सर यहाँ पे टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा सर, ज्यादा होगा। लेकिन ये बात कब अप्लाई करेंगे, जब तुलना समान द्रव का किया जाए, लिक्विड सेम हो लेकिन टेम्परेचर हमारा क्या हो सर, अलग अलग हो। तो बेटा यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो लिक्विड हमारा दोनों सेम है, यहाँ पे ए कर लो, है ना, यहाँ पे क्या कर लो बेटा, ए कर लो, ठीक है। T1 केल्विन पर द्रव ए का वाष्प दाब P1 एटीएम है, T2 केल्विन पर द्रव ए का वाष्प दाब P2 एटीएम है। तो भैया जब टेम्परेचर दूसरा वाला ज्यादा होगा तो भाई दूसरा वाला जो है हमारा प्रेशर भी ज्यादा होगा, यानी कि हमारा P2 बड़ा होगा। बोलो यार, P2 क्या होगा सर, बड़ा होगा, क्योंकि अभी आपको मैंने रिलेशन बताया, अगर तापमान ज्यादा होगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा सर, ज्यादा होगा। तो सर P2 बड़ा होगा, तो P2 किस ऑप्शन में बड़ा है सर, बी वाले में। तो सर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार के सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा, सवाल आ सकता है ना पेपर में। बेटा अब हमारा अगला है विलयन का वाष्प दाब। अभी यहाँ पे क्या था कि कुल मिला के हमने सिर्फ एक द्रव लिया था, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब देखा था। वाष्प दाब को हमने क्या बोला था कि जब द्रव को गर्म करेंगे तो वाष्प बनाएगा, वाष्प बनाएगा तो जाके बर्तन पे टकराएगा, वहां पे जो प्रेशर आएगा उसी को हमने वाष्प दाब बोला था। वैसे ही बेटा यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो अब की क्या है, इसमें दो द्रव हैं, द्रव ए है और द्रव बी है, ठीक है। अगर दो द्रव को मिला देंगे तो बेटा वो क्या हो जाएगा सर वो हमारा विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, विलयन। विलयन में दो चीजें होती हैं, द्रव ए और द्रव बी, ठीक है। अगर बेटा द्रव ए और द्रव बी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, ए के भी कुछ वाष्प दाब आएंगे, ए के वाष्प दाब हमने PA मान लिया और बी का जो वाष्प दाब आएगा उसको हमने PB मान लिया, ठीक है बेटा। ए का वाष्प दाब PA और बी का वाष्प दाब क्या है सर, PB, और जो कुल वाष्प दाब आएगा उसको हमने PT बोल दिया। PT क्या है सर, कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब, या फिर आप इसे विलयन का वाष्प दाब भी कह सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं बेटा, विलयन का वाष्प दाब। जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे। मेरे भाई मान लीजिए ये आपका बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में मैंने क्या लिया सर, इस बर्तन में मैंने एक द्रव ए लिया। अगर द्रव ए को तुम गर्म करोगे तो यहाँ पे जो वाष्प दाब आएगा सिर्फ एक आएगा, है ना, क्या आएगा सर, ए आएगा, ए का। अच्छा वाष्प दाब, प्रेशर का मतलब P होता है इसलिए मैंने PA लिख दिया। अगर मान लो इसमें मैं B भी लिख दिया, दो द्रव ले लिया, PA और मतलब A और B दो द्रव हैं, तो A के गर्म करने पे PA वाष्प दाब आया, तो B को गर्म करेंगे तो सर PB आएगा, है ना। इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसको PT बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, PT। PT मतलब PA प्लस PB, ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। देखिए तो मैंने कहा ना वही चीज कि सर ए का द्रव ए का वाष्प दाब PA है, द्रव बी का PB है, कुल वाष्प दाब PT है, ठीक है। चाहे इसे कुल वाष्प दाब बोलो या फिर विलयन का वाष्प दाब आप बोल सकते हो, राइट, ठीक है सर। देखो इस विलयन में दो द्रव ए और बी है ना, हमने कहा विलयन में द्रव ए का जो मूल प्रभाज है वो XA है या फिर काई A है, ठीक है सर, काई A है। और इसी में विलयन में द्रव बी का जो वाष्प दाब मतलब मूल प्रभाज है वो XB है, XA और XB, ठीक है सर। कितनी बात क्लियर है सर। यहाँ पे मैंने कहा जो द्रव ए है, द्रव ए का मूल प्रभाज XA है और द्रव बी का मूल प्रभाज क्या है सर, XB है, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया, ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर अगर आप ध्यान से देखें, अगर मान लीजिए सिर्फ द्रव ए है, ठीक है, मान लीजिए ये बर्तन है, दिखाई दे रहा है सबको, हाँ रेड कलर है तो दिखाई देगा ही। कलर चेंज कर दूं क्या इसका,
है भैया, ए है, ये बी है, ठीक है, ए और बी दिखाई तो दे रहा है ना। हाँ, तो मैंने कहा मान लो अब कि आपका इसमें सिर्फ द्रव ए है, ठीक है, द्रव ए है। अगर सिर्फ द्रव ए है, इसको गर्म करेंगे तो जो वाष्प दाब आएगा वो पी ए आएगा। अगर एक बर्तन अलग है, इसमें सिर्फ द्रव बी है, तो यहाँ पे जो वाष्प दाब आएगा पी बी आएगा। तो हम अगर द्रव ए अकेला है, द्रव बी अकेला है, इसको बोल सकते हैं शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। क्या बोलेंगे सर? शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर मान लीजिए शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब पी ए नॉट है। क्या है सर? पी ए नॉट, नॉट लगा देंगे, है ना, शुद्ध होगा तो नॉट लगा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका पी ए पी बी माने थे, तो इसको पी ए नॉट कर देंगे। क्या कर देंगे? पी ए नॉट। इसको क्या कर देंगे? पी बी नॉट। तो एक रिप्रेजेंटेशन है भाई, ठीक है, क्योंकि देखो विलयन में दोनों चीजें हैं, ए और बी दोनों हैं, तो हमने उसको ए और बी बोला है। अगर ए अकेला है तो उसका वाष्प दाब पी ए नॉट होगा, बी अकेला है तो उसका वाष्प दाब क्या होगा? पी बी नॉट। इतना हमको मानना है भाई, ठीक है, मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बेटा देखो यहीं पे आपको एक मैं नियम बताता हूं जिसको बोलते हैं राउल्ट का नियम। क्या बोलते हैं सर? राउल्ट का नियम, ठीक है। बेटा देखो राउल्ट का नियम क्या होता है? जब किसी वाष्पशील द्रव का विलयन वाष्पशील द्रव विलायक में बनाया जाता है तथा विलयन में, क्या बेटा? तथा विलयन में दोनों अवयव वाष्पशील होते हैं, तब विलयन का वाष्प दाब दोनों अवयवों के वाष्प दाब के बराबर होता है। यहाँ पे क्या बोला गया है मेरे भाई? यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए दो द्रव ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं सर? वाष्पशील हैं। वाष्पशील मतलब जो भाप बनाते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों भाप बनाते हैं, ठीक है। अगर इसको गर्म करेंगे तो जो ए का वाष्प दाब आएगा पी ए आएगा, जो बी का आएगा पी बी आएगा। इन दोनों को वाष्प दाब को जोड़ देंगे तो इसे बोलेंगे राउल्ट का नियम। क्या बोलेंगे सर? राउल्ट का नियम, और इसे पीटी से लिखेंगे। वही बात यहाँ पे बोली गई है मेरे भाई। क्या बोला गया है सर? बोला गया है कि सर हमारा जो कुल वाष्प दाब होगा दोनों अवयवों के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा, ठीक है बेटा। बोलो क्लियर है क्या? तो राउल्ट का नियम पूछेगा तो इतना लिखेंगे। हाँ, राउल्ट के नियम में एक चीज और लिखना है, शर्तें, ठीक है, विलयन की शर्तें। तो यहाँ पे जो विलयन बनेगा बेटा, मतलब ऐसे हम बर्तन लेंगे ना, इसमें दो द्रव ए और बी को मिलाएंगे, तो जब हमारा वाष्प दाब आएगा, है ना, पीटी आएगा, वो क्या होगा सर? पी ए और प्लस पीबी के बराबर होगा सर। बिल्कुल सही बात है सर, इतना तो हमको पता ही है। अब अगर आप नोटिस करें यहाँ पे, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सरकार, यहाँ पे शर्तें हैं। मतलब ये जो विलयन बना है इसकी दो शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि जो ए है, जो ए है, इसके कुछ कण होंगे, ऐसे ऐसे कण होंगे, तो इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो समान होना चाहिए। मतलब जो द्रव ए है, ए के कणों के बीच में आकर्षण बल और बी के कणों के बीच में आकर्षण बल, और मेरे भाई ए और बी दोनों के कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। कुल मिला के इनके बीच में जो आकर्षण बल है एकदम सेम होना चाहिए, एकदम सेम, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एकदम समान होना चाहिए। ये आपको याद कर लेना है कि इनके कणों के बीच में, है ना, इनके कणों के या फिर अणुओं के, है ना, बीच में आकर्षण समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है सर। और मेरे भाई जो यहाँ पे दो द्रव आप लिए हैं उनके बीच में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई दोनों द्रवों के बीच, दोनों द्रवों के बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। कोई रासायनिक अभिक्रिया इनके बीच में नहीं होनी चाहिए। ये शर्तें हैं, आप याद रखेंगे। अगर राउल्ट का नियम पूछेगा तो बेटा इतना लिख देना और इतना लिख देना, ठीक है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन भी आता है कि राउल्ट के नियम का समीकरण क्या होता है। तो उस समीकरण को लिखने के लिए बेटा देखो, मैंने जो सूत्र बताया आपको, क्या बताया सर? आपने हमें सूत्र बताया कि सर पीटी बराबर क्या होता है? पी ए प्लस पीबी होता है। यानी कि सर जो हमारा कुल वाष्प दाब होगा, जो हमारा विलयन का कुल वाष्प दाब होगा वो पी ए प्लस पीबी होगा। अगर मैं कहूँ द्रव ए का वाष्प दाब क्या होगा सर? मैं कहूँ द्रव ए का वाष्प दाब कितना होगा या फिर द्रव बी का वाष्प दाब कितना होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो बेटा इसको निकालने के लिए हम लोग डेरिवेशन करते हैं। इसीलिए अगली हेडिंग है विलयन में द्रव ए, विलयन में द्रव ए तथा द्रव बी के वाष्प दाब।
भाई द्रव ए और द्रव बी का वाष्प दाब कैसे निकालेंगे? तो मेरे भाई इसको निकालने के लिए जो है ना, आप ध्यान से देखेंगे, द्रव ए का मतलब क्या है सर? पी ए, ठीक है। पी ए का वाष्प दाब कैसे निकालेंगे? द्रव ए का मोल प्रभाज गुणे में शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब। तो भाई हम कह सकते हैं कि पी ए बराबर हमको लिखना होगा द्रव ए का मोल प्रभाज सर एक्स ए इंटू में सर यहाँ पे शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब क्या है सर? पी ए नॉट है। क्या है सर? पी ए नॉट। यानी कि मुझे पी ए निकालना होगा तो इस सूत्र के थ्रू जाना होगा, मतलब मोल प्रभाज और शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है, इतना। इसी तरह द्रव बी का वाष्प दाब मुझे लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे सर? पी बी बराबर, है ना, क्या हो जाएगा सर? एक्स बी इंटू में पी बी नॉट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर? द्रव बी का वाष्प दाब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपसे क्या पूछे राउल्ट के नियम का समीकरण लिखो, तो आप परिभाषा पहले इतना लिखोगे, ठीक है, परिभाषा लिखोगे, फिर ये शर्त लिखोगे, फिर ये हेडिंग डाल के इतना लिखोगे, फिर आगे देखो आगे क्या करना है। हमारा समीकरण होता है ना पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी, तो पी ए का मान जो निकाले हैं उसको रख देंगे। सर पी ए का मान क्या था सर? ये, ठीक है, ये वाला। और जो पी बी का मान निकाले हैं ये वाला, यहाँ पर दोनों को रख देंगे। और दोनों को रख देंगे तो बेटा इसी समीकरण को बोलते हैं राउल्ट के नियम का समीकरण। क्या बोलेंगे बेटा? राउल्ट के नियम का समीकरण। तो यहाँ तक आपको पेपर में बेटा लिखना ही होगा। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो राउल्ट का नियम, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है किसी को? सर नहीं सर, इतना समझ में आ रहा है। अब बेटा देखो, जहां पे क्या है सर? पीटी बराबर क्या है? विलयन का कुल वाष्प दाब। पी ए नॉट और पीबी नॉट क्या है? ये आप जानते ही हैं, पीछे आपको एक्सप्लेन किया गया है। एक्स ए और एक्स बी क्या है? विलयन में द्रव ए तथा द्रव बी के मोल प्रभाज, है ना। सारी चीजें हैं, अच्छे से इसको नोट करेंगे। पीडीएफ के लिए भाई आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है मैंने शुरू में बताया है, ठीक है, शुरू में मैंने बताया है। और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे। अगला कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं कमेंट में बता देंगे, ठीक है सर। अब बेटा देखो, ये जो राउल्ट का नियम हमने पढ़ा है, इसके ऊपर सवाल अगर आए तो कैसे लगाएंगे? चलो अभी इस सवाल को हम लगाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। पूरा थ्योरी कवर कर लेते हैं। तो बेटा अगला राउल्ट का नियम आता है। देखो राउल्ट के दो नियम है। पहला है द्रव विलयन और एक है ठोस द्रव विलयन। तो इसके पहले वाला हमने कौन सा देखा था सर? द्रव विलयन। और ये कौन सा है सर? ठोस द्रव विलयन, ठीक है, दूसर का है ना। अब बेटा यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो सर ये राउल्ट का नियम है ठोस द्रव विलयन के लिए। तो बेटा यहाँ पे क्या करना है, आपको जो दो पदार्थ लेने हैं विलयन बनाने के लिए, बेसिकली देखो बेटा, विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। तो यहाँ पे जो दो पदार्थ होंगे, एक विलेय होगा और एक विलायक होगा, ठीक है बेटा। तो जैसे मान लो मैंने क्या किया, आपको मैं बताता हूं। मान लो बेटा ये हमारा एक बर्तन है, ठीक है, इसमें द्रव है। क्या सर? द्रव ए है, ठीक। मान लो ये वाष्पशील है। क्या है सर? वाष्पशील है ना। और इसमें मैंने एक विलेय पदार्थ मिला दिया, एक विलेय पदार्थ मिला दिया जो अवाष्पशील है। क्या है सर? ठोस है और ये अवाष्पशील है, ठीक है, अवाष्पशील है। अवाष्पशील का मतलब आप लोग जानते हैं, जो भाप ना बनाए। क्या बेटा? जो भाप ना बनाए, है ना, वेपर ही ना बनाए, उसे क्या बोलते हैं? अवाष्पशील। अगर सर ये भाप नहीं बनाएगी, वेपर नहीं बनाएगी, तो समझ जाइए कि फिर इसका वाष्प दाब भी नहीं आएगा, है ना। जब यार देखो इसको गर्म करोगे तो भाप बनाएगा, ए वाला भाप बना रहा है तो इसका वाष्प दाब भी आएगा। बी वाला भाप नहीं बनाएगा, जब इसके भाप यहाँ आएंगे नहीं तो दाब कैसे लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो वही यहाँ पे बोला गया है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान विलयन के में उपस्थित विलेय पदार्थ की अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण अणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। देखो मेरे भाई, इस बात को समझाता हूं मैं तुमको। ये एक विलयन है, ठीक है बेटा। इसमें क्या है सर? एक द्रव है विलायक जिसका बी है ना। मान लो एक विलयन है, ठीक है, विलयन में दो चीजें हैं, ए और बी। ए क्या है सर? अवाष्पशील विलेय है, ठीक है, ये क्या है? अवाष्पशील विलेय है। और बी क्या है सर? विलायक है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या माना था सर? मान लो ये द्रव ए है, ठीक है, द्रव ए है जो उल्टा है, क्या? द्रव बी है जो वाष्पशील है, और द्रव ए है या फिर ठोस पदार्थ है, पदार्थ ए है जो क्या है सर? अवाष्पशील है। क्या है सर? अवाष्पशील है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये वेपर बनाएगा, बी वाला क्या बनाएगा सर? वेपर बनाएगा। तो यहाँ पे जो भाप आएगी वो किसकी आएगी सर? बी की ही आएगी। यानी कि सर यहाँ पे पी बी आएगा, है ना, बी का ही वाष्प दाब आएगा सर। पी ए तो जीरो हो जाएगा सर, पी ए जीरो हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि सर यहाँ ए
अवाष्पशील है सर, ये भाप ही नहीं बनाएगा। अगर सर भाप नहीं बनाएगा तो इसका वाष्प दाब क्या आएगा सर, 0 आएगा। क्या आएगा सर, 0 आएगा। ठीक है, सही है सर, क्लियर है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, आगे देखिए। अब यहाँ पे मैं इसको ना थोड़ा सा लैंग्वेज में समझाता हूँ डेरिवेशन के फॉर्म में। बेटा यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकल के आएंगी। ये परिभाषा जो लिखी है इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, एज इट इज क्या लिखा है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या तथा विलायक विलयन में उपस्थित संपूर्ण अणुओं की संख्या पर अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, आप समझिए कि भाई देखो यहाँ पे जो वाष्प दाब आएगा कुल मिला के सर बी का आएगा, ए का नहीं आएगा, बस इतनी बात याद रखना। ठीक है, और बेटा विलायक का जो वाष्प दाब है उसको हम पी नॉट मान लेंगे। क्या मान लेंगे सर, पी नॉट। ठीक है, क्या मानेंगे सर, पी नॉट। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। अब यहाँ पे पीबी और पी ए नॉट की कोई जरूरत नहीं है ना, पी ए तो सर 0 हो जाएगा। और हमने पीबी की जगह क्या बोल दिया सर, सर हमने पीबी की जगह बोल दिया है, सर हमने पीबी की जगह बोल दिया है कि सर हमारा क्या है सर, पी नॉट। क्यों सर, क्योंकि सर यहाँ पे जो वाष्प दाब आएगा सिर्फ एक का ही तो आएगा, है ना, बी का ही तो आएगा, एक का तो आएगा ही नहीं, तो शुद्ध होगा तो उसको हम पी नॉट बोल देंगे, है ना। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। बेटा देखो समझ में आ रहा है तो याद, मतलब अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो जैसे लिखवाए हैं वैसे लिख के याद कर लेना। ठीक है भाई, ज्यादा परेशान नहीं होना है। राउल्ट का नियम, बेटा देखो पीटी बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस में पीबी नॉट एक्स बी, ये आपने पढ़ा है। ठीक है सर, हमने कहा कि इस विलयन में जो है ना, जो आपका विलेय है वो अवाष्पशील है। क्या सर, अवाष्पशील है। अगर से ये अवाष्पशील है तो पी ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और सर पीबी नॉट को हमने क्या मान लिया, पी नॉट मान लिया। क्या मान लिया सर, पी नॉट मान लिया। ठीक है, क्यों मान लिया है सर, देखो अरे यार ये देखो यहाँ पे मान लो बी का जो पीबी आएगा, पीबी की जगह पे हमने माना है पीबी, पी नॉट माना है। क्यों माना है, क्योंकि सर देखो राउल्ट का नियम ये भी है, ये वाला। ठीक है, ऐसे अगर वही सेम पी ए नॉट और पीबी नॉट रखेंगे तो वो सेम हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, पी नॉट कर दिया है। पीबी की जगह हमने क्या मान लिया सर, पी नॉट, हमने क्या मान लिया सर, पी नॉट। ठीक है, ऐसे क्लियर है सर। अरे यार भूत आ गया था। ठीक है, हाँ सर डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बेटा देखो यहाँ पे क्या करना है, तो सर अगर ये 0 है, एक्स ए 0 है, तो सर इसमें अगर हम एक्स ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो सर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो पीटी बराबर हमारा सिर्फ ये बचेगा, पीबी नॉट एक्स बी। ठीक है, सही बात है सर। अब देखो पीटी की जगह पे देखो कुल वाष्प दाब हमारा क्या था, राउल्ट के नियम में पीटी था, लेकिन हम यहाँ पे कुल वाष्प दाब को पीएस मान लेंगे। क्या मान लेंगे सर, पीएस। ठीक है, समझे कि नहीं भाई, यहाँ पे जो हमारा कुल वाष्प दाब है उसको हम पीएस मान लिए। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब पीएस हमने मान लिया है अपने मन से। ठीक है सर, तो पीटी की जगह पे हम वैल्यू रख देंगे पीएस। और बेटा देखो एक्स ए प्लस में एक्स बी का मान कितना होता है, 1। तो अगर मैं यहाँ से एक्स बी का मान निकालूंगा तो सर 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो हमने एक्स बी की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया है 1 माइनस एक्स ए। ठीक है सर, अब अगर आप नोटिस करें यहाँ पे तो बेटा क्या होगा सर, क्या होगा, तो अब देखो पी एस बराबर क्या हो जाएगा सर, पी नॉट। देखो पीबी नॉट की जगह पे अभी हम लोग क्या रख देंगे, पी नॉट रख देंगे। ठीक है, देखो ये पीबी नॉट की जगह पे क्या रख देंगे सर, पी नॉट। तो यहाँ पे पी नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये और 1 माइनस एक्स ए है तो है। नहीं आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, देखो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तुमने क्या पढ़ा है, पीटी बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस में पीबी नॉट एक्स बी। सर ये हमारा राउल्ट का नियम है। ठीक है, द्रव द्रव विलयन के लिए मैंने एक नया विलयन बनाया। कौन सा नया विलयन सर, इसमें 2 द्रव ए और बी हैं। ठीक है, एक ए क्या है सर, वाष्पशील पदार्थ है ना, सॉरी अवाष्पशील विलेय है। क्या है सर, ए जो है अवाष्पशील विलेय या ठोस पदार्थ है। ठीक है, और ये क्या है सर, वाष्पशील विलेय पदार्थ है, वाष्पशील विलेय पदार्थ है। ठीक है, कि बिल्कुल सही बात है सर, है ना। अब बेटा देखो यहाँ पे हमने जो पूरा विलयन माना है, विलयन को हमने पीएस बोला। क्या बोला सर, विलयन मतलब पीएस। ठीक है, विलयन का जो वाष्प दाब है, इसके पहले वाले में क्या था, पीटी, पीटी की जगह पे हमने नया मान लिया पीएस। ठीक है, और बेटा इसका जो वाष्प दाब है पीए है पहले वाला, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसको कुछ मानने की कोई जरूरत है नहीं सर। इसका जो होगा सर, पहले हमने पीबी बोला था, लेकिन अब इसको हम पी नॉट मान लेंगे। क्या मान लेंगे सर, पी नॉट। ठीक है, बोले यार कोई दिक्कत नहीं है सर, हो गया। अब इसी में वैल्यू पूरी पुट करनी है, तो पीटी की जगह पे हम पीएस ले लेंगे, ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या सर, पीबी नॉट और एक्स बी। ठीक है, अब देखो पी एस इक्वल टू पीबी नॉट वैसे रहने दो, एक्स बी की जगह पे 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो पी एस इक्वल टू पीबी नॉट की जगह पे हम लोग क्या मानेंगे सर, पी नॉट। तो यहाँ पे पी नॉट रख देंगे और 1 माइनस एक्स ए
मेरे भाई यहाँ पे पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, पी नॉट इसमें हो जाएगा माइनस में पी नॉट एक्स से, ऐसे, ठीक है। इस तरह से इतना हम कर लेंगे। अब अगर आप नोटिस करें तो वही मैंने बोला है, पी एस इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस एक्स से, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो पी एस इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स है, ठीक है। तो हमारा देखो इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट एक्स ए आएगा, हमें एक समीकरण ये मिलेगा, ठीक है भाई। इतना समीकरण आपको याद करना ही होगा अगर आपको पेपर में लिखना है तो, है ना भाई, इतना तो आपको याद करना ही होगा। और बहुत शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से हमने इतना कवर कर लिया है। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी और पूरा जो है कवर हो जाएगा। इसीलिए मैं पहले से लिख के लाया हूं ताकि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, है ना। अब बेटा देखो यहाँ पे जो पी नॉट माइनस पी एस आया है ना, ये देखो जो यहाँ पे कहाँ गया सर, ये जो हमारा पी नॉट माइनस पी एस आया है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, पी नॉट माइनस पी एस जो है वो समानुपाती होता है एक्स ए के, मतलब विलेय के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी कि आप अगर विलेय का मोल बढ़ाओगे, विलेय के मूल प्रभाज को बढ़ाओगे तो भाई पी नॉट माइनस पी एस भी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, पी नॉट माइनस पी एस को एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। क्या बोलते हैं सर, वाष्प दाब में अवनमन। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि वाष्प दाब में अवनमन से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है, तो भाई बोल देना अवाष्पशील विलेय मिलाने पर कितना वाष्प दाब में कमी हुई। बेटा देखो समझो मेरी बात को, यहाँ पे क्या है मैंने अभी आपको बताया था ना, ये देखो जैसे द्रव ए है, द्रव ए वाष्पशील है, सॉरी कहाँ पे मैं समझाऊं यार, अलग ना हो सेम चीज। हाँ बेटा देखो ये तो दूसरा चीज है क्या, रुको यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा आप यहाँ पे देखो तो मैंने क्या बोला कि सर यहाँ पे जो वाष्प आया है वो सिर्फ बी का आया है, ए का नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि सर ये अवाष्पशील है। सर अगर ये अवाष्पशील है तो ये भाप नहीं बनाएगा, अगर भाप नहीं बनाएगा मेरे भाई तो क्या होगा, तो जो ए बना रहा है, जो बी बना रहा है ना, देखो ये ए है ये बी है, ये बड़ा कंफ्यूज करता है ना। तो बेटा देखो तो बी वाला वाष्प दाब बना रहा है, ए वाला नहीं बना रहा है, ये अवाष्पशील है इसलिए बी वाले को भी रोकेगा, बी वाले को भी कहेगा तुम भाप ना बनाओ, वेपर ना बनाओ, रोकने का प्रयास करेगा। ऐसे समझो, मान लो तुम पानी को गर्म कर रहे हो, ठीक है, भगोले में पानी को गर्म कर रहे हो, तो क्या होगा सर, पानी अकेले को गर्म करो तो भाप बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं, भाप बनेगा। लेकिन अगर उसमें तुम पत्थर डाल दो या नमक डाल दो तो भाप कम बनेगा, यानी कि जो नमक पत्थर डाला है वो रोकेगा, है ना, मतलब वाष्प दाब में कमी आएगी। तो वही बोला जा रहा है ना, वही बोला जा रहा है यहाँ पे जो लिखा है बेटा, इसका मतलब ही वही है। क्या है सर कि सर अगर हम अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, विलयन में अगर हम अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो बेटा उसमें क्या होता है, वाष्प दाब में जो है ना बेटा कमी आ जाती है। क्या आ जाती है मेरे भाई, कमी आ जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, वाष्प दाब में अवनमन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है सर। हाँ अब बेटा देखो अगर मैं यहीं पे ये जो मैंने आपको सिखाया है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पी नॉट है ना माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट एक्स ए, ठीक है। अगर मैं इसको पी नॉट ऐसे रखूं माइनस में पी एस और पी नॉट को इधर उठा लाऊं और इधर एक्स ए कर दूं, तो मेरे भाई ये जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट आया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स ए, उसको जाने दो, इतने को हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिल बना लो, ठीक है ना भाई। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, अगर आपसे कोई पूछे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या है, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है। ये कब आता है सर, जब शुद्ध द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आती है सर, कमी आती है। जैसे शुद्ध पानी को गर्म कर रहे हो, पत्थर डाल दिए तो वाष्प दाब कम हो जाएगा ना मेरे भाई, कम होगा ना, हाँ ठीक है। उसी कमी को बोलेंगे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। एक चीज और याद रखना, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे सर, जब किसी शुद्ध द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कितना गुना कमी हुआ। देखो जब वाष्प दाब कम होता है, कितना कम हुआ, 1 ग्राम मतलब कितना, मतलब mmHg या फिर टॉर या फिर कितने एटीएम कम हुआ, उसको बोलेंगे वाष्प दाब में अवनमन। कितना गुना कम हुआ उसको क्या बोलेंगे सर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अगर गुना लग गया तो बेटा उसको वाष्प दाब में अपेक्षिक बोलेंगे, और कितना कम हुआ तो बेटा उसका वाष्प दाब में अवनमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, वाष्प दाब में अवनमन। क्या ये बात मेरे बच्चों को क्लियर है क्या बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब लोग इतना समझ लो तो फिर मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊं, ठीक है बेटा, इतना सब लोग पहले समझ लो तो मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊं, ठीक है। मजा आ रहा होगा, हम ये उम्मीद करते हैं आप सबसे, आनंद आ रहा है ना, ठीक है भाई। सब लोग प्यार सपोर्ट बनाए रहो, कमेंट कर दो, ठीक है, अच्छा अच्छा कमेंट करना सब लोग।
बेटा अगला टॉपिक हमारा आता है, वो क्या है सर? क्वथनांक में उन्नयन। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अब क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है बेटा, सब लोग समझो मेरी बात। मान लो कोई वाष्पशील द्रव है, क्या सर? आपके पास कोई वाष्पशील द्रव है, ठीक है। इसमें हमने क्या मिला दिया सर? अवाष्पशील द्रव मिला दिया, है ना। अगर इसमें हमने अवाष्पशील द्रव मिला दिया तो क्या होगा सर? बोलो यार, क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, ऐसे समझो। जैसे मान लो ये बर्तन है, ठीक है। क्वथनांक का मतलब क्या होता है सर? क्वथनांक का मतलब तापमान होता है। क्या होता है सर? तापमान। तापमान का मतलब क्या होता है मेरे भाई? टेम्परेचर, ठीक है। इसका मतलब ही होता है टेम्परेचर, है ना। हाँ, अब मान लीजिए ये बर्तन है, इसमें मैंने सिर्फ पानी लिया है। तो बेटा जो हमारा पानी है, आप जानते हैं सर, पानी यानी H2O सर, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे सर भाप बनाने लगेगा, है ना। ठीक है सर। लेकिन अगर इसमें पत्थर डाल दूं या फिर नमक डाल दूं, तो क्या आप बताएंगे क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा? नहीं सर। अगर नमक डालेंगे, नमक का मतलब सर अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, ठीक है। ये एक प्रकार से क्या सर? अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। अगर इसको मिला देंगे तो सर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या होगा सर? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जब किसी शुद्ध द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो टेम्परेचर बढ़ता है उसे क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषा लिखिए, पढ़ते हैं। एग्जैक्ट परिभाषा लिखनी है जो मैंने लिखा है, पेपर में आएगा। क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? तो बेटा किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलने से विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे लिखते हैं मेरे भाई? इसको जो है ना डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। और बेटा इसका एक सूत्र होता है, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। अब टीबी क्या है सर? विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, ठीक है। और टीबी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। मान लीजिए आपका पानी अकेला है पानी अकेला है, तो उसका जो क्वथनांक आएगा उसको टीबी नॉट बोलेंगे। और जब पानी और नमक मिला देंगे, जो विलयन का क्वथनांक आएगा उसको क्या बोलेंगे सर? टीबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? टीबी बोलेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हमारे पेपर में क्वथनांक में उन्नयन आएगा तो फोड़ देंगे सर। कमेंट में लिखो बेटा, क्वथनांक में उन्नयन आएगा तो फोड़ दोगे कि नहीं? बच्चे कहेंगे यस सर, फोड़ फाड़ देंगे, कोई दिक्कत की बात ना है। प्यार सपोर्ट बना रहना चाहिए भाई, ठीक है। अब बेटा देखो, अब इसमें और थोड़ा सा लिख देना आंसर अगर आपको लिखना है तो। देखो प्रयोगों द्वारा यह देखा गया, जो आपको डेल्टा टीबी है क्वथनांक में जो उन्नयन है, डेल्टा टीबी क्या है सर? क्वथनांक में उन्नयन। जो डेल्टा टीबी है वो समानुपाती होता है यम के। यम क्या है सर? मोललता। क्या सर? मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है मेरे भाई। ये समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो केबी एक नियतांक आता है। तो डेल्टा टीबी बराबर हमारा एक समीकरण हो जाएगा केबी इंटू यम, ठीक है। हाँ सर, जहां पे बेटा जहां यम क्या है? विलयन की मोललता। और केबी क्या है मेरे भाई? केबी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। केबी क्या है सर? मोलल उन्नयन स्थिरांक। इस चीज को सारे बच्चे याद रखेंगे, है ना। हाँ सर। अब बेटा एक नया टॉपिक और आता है, हिमांक में अवनमन। बेटा ये भी बहुत पूछा जाता है पेपर में। थ्योरी अगर आएगी तो यहीं से निपटा दोगे, न्यूमेरिकल सभी करवाऊंगा, उसको भी आप लोग कर लोगे, तो कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है, है ना। सब कुछ फोड़ोगे। तो बेटा आओ हिमांक में अवनमन को समझते हैं। बेटा देखो, जब किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्पदाब में कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी होती है ना। हिमांक में इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। मेरे भाई ऐसे समझो, मान लो आपका क्या है सर? एक बर्तन है ना। इसमें क्या है सर? द्रव है। क्या सर? द्रव है, ठीक है। शुद्ध द्रव है, ये वाष्पशील है। और अगर इसमें मैं द्रव ए है जो वाष्पशील है ना, वाष्पशील है ना। और मेरे भाई यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो मान लो इसमें अवाष्पशील वाष्पशील विलेय पदार्थ मैंने मिला दिया, ठीक है। अगर मैंने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया तो आपको पता है कि जो विलयन का वाष्पदाब होगा, क्या बेटा? विलयन का जो वाष्पदाब होगा वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? विलयन का वाष्पदाब हमारा कम हो जाएगा, ठीक है सर। बिल्कुल सही बात है सर, हमारे विलयन का वाष्पदाब कम हो जाएगा। लेकिन जब इसको हम फ्रिज में जमाएंगे, देखो बेटा, पानी अकेले को आप अगर जमाओगे ना, पानी अकेले को अगर आप जमाओगे फ्रिज में, अबे हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, जमाना, ठंडा करना।
तो फ्रिज में पानी अकेले को जमाओगे तो सर 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा। लेकिन अगर इसमें नमक मिला दो, पानी में नमक मिला दो, तो माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा, माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा, माइनस में टेम्परेचर कम हो जाएगा। जो टेम्परेचर में कमी हुई ना बेटा, टेम्परेचर में जो कमी हुई उसी को बोलेंगे हिमांक में अवनमन। क्या बोलेंगे सर? हिमांक में अवनमन। ठीक है, बोलो यार, कोई दिक्कत सर नहीं? परिभाषा लिखिए, याद करना बेटा। हिमांक में अवनमन को डेल्टा टीएफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डेल्टा टीएफ से। बेटा डेल्टा टीएफ बराबर एक सूत्र होता है टीएफ नॉट माइनस में टीएफ। क्या होता है मेरे भाई? टीएफ नॉट माइनस में टीएफ। ठीक है, ठीक है सर। और टीएफ जो होता है मेरे भाई वो समानुपाती होता है यम के, और भाई यहाँ पे जब ये नियतांक हटता है तो केएफ आता है। क्या आता है सर? केएफ। ठीक है, और डेल्टा टीएफ बराबर हमारा फाइनल सूत्र मिल जाएगा केएफ इंटू में यम। बोलो यार, क्लियर है क्या? फटाफट बोलो बेटा। तो ये हिमांक में अवनमन हो गया। पेपर में इतना आपको लिखना ही लिखना है। अगर हिमांक में अवनमन पूछ लिया तो एकदम साफ सुथरी भाषा में लिखा है, कोई भी गंदगी नहीं है, एक भी नंबर हम जाने नहीं देंगे, पूरा नंबर आपको पेपर में दिलाएंगे। ठीक है, और बेटा एक महत्वपूर्ण टॉपिक और आता है जिसको बोलते हैं परासरण। परासरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं दोस्त? ऑस्मोसिस। अब आप कहेंगे सर ये ऑस्मोसिस क्या होता है? बेटा देखो, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह परासरण दाब कहलाता है। समझिएगा, मान लीजिए एक बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन में ऐसे समझो, मैं तुमको यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे बना है तो समझ में कम आ रहा होगा, यहाँ पे समझा देंगे तो समझ में आएगा, है ना। मान लो ये बर्तन है, ठीक है, एक बर्तन है, ठीक है, इसको हम बीच से दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के लिए हमने एक झिल्ली का प्रयोग किया, इसको बोलेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। हाँ सर सही बात है सर। इसमें विलयन ए ले लो और बेटा इसमें विलयन बी ले लो, ठीक है। दिस इज विलयन ए एंड दिस इज विलयन बी, ठीक है, सही बात है सर। अब बेटा इसकी सांद्रता मैंने कहा C1 मोलर है, इसकी सांद्रता मैंने कहा C2 मोलर है। क्या है सर? C2 मोलर है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, जैसे C1 ज़्यादा है C2 कम है ना। C1 क्या सर? ज़्यादा है और C2 कम है। C1 की सांद्रता ज़्यादा है, C2 की सांद्रता कम है ना। इतना आपको करना है। मैंने क्या किया, एक बर्तन लिया, बर्तन को दो भागों में बांट दिया अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, जैसे छन्नी बोलते हैं, है ना, चाय छानने वाली, उससे। और इधर विलयन ए भरा, इधर विलयन बी भरा। इसकी सांद्रता C1 मोलर, इसकी सांद्रता C2 मोलर है। मैंने कहा C1 की सांद्रता ज़्यादा है, इसकी सांद्रता ज़्यादा, इसकी सांद्रता कम है। जैसे ही इतना काम करेंगे तो कुछ होएगा। यहाँ पे क्या होगा सर? विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह होगा। क्या बेटा? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो है ना, जो हमारे क्या है सर? पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। मैं लगातार बोल रहा था ना, इसलिए थोड़ा सा थक गया, है ना, लगातार बोलते बोलते। फिर से पढ़ते हैं बेटा। देखो, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के विलयन की तरफ, है ना, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा प्राकृतिक प्रवाह को ही क्या बोलेंगे? परासरण दाब। बेटा देखो यहाँ पे मैंने फिगर बनाया ना, इसकी सांद्रता ज्यादा, इसकी सांद्रता कम है, तो देखो इसकी सांद्रता कम है ना, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जो विलायक के कण है वो अपने आप इधर आने लगेंगे। जैसे ही इतना सेटअप करोगे ना बेटा, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में विलायक के कण अपने आप इधर जाने लगेंगे, अपने आप जाने लगेंगे। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं सर? परासरण, ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। अगर मैं इधर दाब लगा दूं, क्या लगा दूं? बाहर से एक दाब लगा दूं इधर, तो इसके कण इधर आना रुक जाएंगे, जो इधर से कण इधर आ रहे हैं वो रुक जाएंगे। फिर इस प्रक्रिया को बोलेंगे परासरण दाब। आगे है, एक्सप्लेन करते हैं। परिभाषा आपको समझ में आ गई बेटा? पढ़ लो, ठीक है, जो लिखा है अच्छे से, है ना। अब बेटा अगला हेडिंग आता है परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? मैंने कहा कि सर इधर से कण इधर आ रहे थे, ठीक है, इधर से कण इधर आ रहे थे, इसको रोकने के लिए हमने इधर एक दाब लगा दिया। हमने कहा इसका जो दाब था P1 था, इसका दाब जो P2 है ना। अभी क्या है कि P2 ज्यादा है, P1 कम है। देखो बेटा दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है सर? C1 ज्यादा है, C2 कम है, मतलब विलयन ए की सांद्रता ज्यादा है, विलयन बी की सांद्रता कम है। दूसरी कंडीशन क्या है? विलयन बी का दाब ज्यादा है, विलयन ए का दाब कम है, ठीक है। इतनी कंडीशन पे ये विलयन हम देख रहे हैं, मतलब इस परिभाषा को हम देख रहे हैं, है ना। अब क्या होगा कि जब इधर से कण इधर आने लगेंगे तो हम बाहर से एक दाब लगाएंगे, बाहर से एक दाब लगाएंगे। जब P1 पे बाहर से दाब लगाएंगे तो P2 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि अब हमारा P1 और P2 बराबर हो जाएगा। अगर P1 और P2
दोनों प्रेशर बराबर हो गए, यानी कि ये जो P1 और P2 है बराबर हो गए, तो भाई क्या होगा, हमारा जो इधर से कण इधर जा रहा है, विलायक के कण जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जा रहा है, ये रुक जाएगा। रुक जाएगा कब रुका सर, दाब लगाने पर। तो बेटा इस प्रक्रिया को बोलते हैं परासरण दाब। क्या बोलेंगे सर, परासरण दाब। और बेटा परासरण दाब की परिभाषा क्या होती है, वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस विलयन का परासरण दाब को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विलयन का परासरण दाब बोलते हैं। ठीक है, उसे विलयन का परासरण दाब बोलते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ दिया, आप लोग परिभाषा पढ़ के याद कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो मेरे भाई, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए। देखिए मतलब नोट क्या करना है, PDF आप लोग ले लीजिएगा, है ना, PDF आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ, है ना, अच्छे से। बेटा अगला आता है समपरासारी विलयन। मान लो विलयन ए है और विलयन बी है। ठीक है, दोनों का परासरण दाब, इसका परासरण दाब पाई1 है, इसका परासरण दाब पाई2 है। अगर भाई दोनों का परासरण दाब बराबर हो जाए, ठीक है भाई, तो क्या होगा, इस विलयन को हम बोलेंगे समपरासारी विलयन। ठीक है, परिभाषा, समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें हम समपरासारी विलयन कहते हैं। पाई1 बराबर क्या होता है सर, पाई2। ठीक है, पाई बराबर आपने फार्मूला पढ़ा ही है, CRT होता है ना। तो पाई1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, C1 हो जाएगा। पाई2 है तो क्या हो जाएगा सर, C2 हो जाएगा, आप जानते ही हैं, है ना। तो RT से RT कट जाएगा तो हमारा फार्मूला आएगा C1 बराबर C2। तो समपरासारी विलयन पूछता है तो आपको इतना पेपर में लिखना होगा, तब जाके आपको जो है ना मेरे भाई पूरा नंबर मिलेगा, है ना, पूरा नंबर मिलेगा, है ना। इतना लिखने के बाद बेटा आपका अगला आता है अनुसंग गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, छोड़ के मत जाना। परिभाषा क्या है, विलयनों के वे भौतिक गुण जो उनके विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अनुसंग गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है मेरे भाई, फिर से सुनना, विलयनों के वे भौतिक गुण जो उनके विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अनुसंग गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है सर, गुड, वेरी गुड, डन। अब बेटा देखो, आपसे पूछा जाता है कि निम्न में अनुसंग गुणधर्म कौन कौन से हैं। तो बेटा देखो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये एक अनुसंग गुणधर्म है। क्वथनांक में उन्नयन अनुसंग गुणधर्म है। हिमांक में अवनमन अनुसंग गुणधर्म है। परासरण दाब अनुसंग गुणधर्म है। ये सब क्या होते हैं मेरे भाई, अनुसंग गुणधर्म होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, पूरा थ्योरी वाला पार्ट यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हमको न्यूमेरिकल करना चाहिए। ठीक है, सारे थ्योरी मैंने निपटा दिया, इससे ज्यादा आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है। देखो बेटा, चैप्टर में तो होने को बहुत कुछ है, जो जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लगा, मैंने जो एनालिसिस किया, जहां से सवाल आते हैं या फिर आ सकते हैं, उनको मैंने सारे डन करा दिए। अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। ठीक है, बहुत प्यार से शिद्दत से देखना, सारे न्यूमेरिकल्स भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। मैं सारी चीजें लिख कर लाया हूँ, बहुत मेहनत लगाया लिखने में। ठीक है, ताकि समय ज्यादा ना लगे, मेरे बच्चे का टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। सांद्रता पद, द्रव्यमान प्रतिशतता, सबसे पहले हम लोग समझेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता को। द्रव्यमान प्रतिशतता को समझेंगे, है ना। सर ये द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है बेटा, देखो इसका सूत्र होता है, इसको हम लोग परसेंटेज W/W से लिखते हैं, है ना। इसका सूत्र होता है परसेंटेज W/W बराबर, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होता है सर, विलेय के द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100। ठीक है भाई, ये इसका सूत्र होता है। आप इस सूत्र को याद रखेंगे। अब इसके ऊपर कुछ सवाल आता है, अब उस सवाल को करते हैं। ठीक है, देखिएगा पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये लिखा रहा, हाँ ये है। ठीक है, ये कोई नॉर्मल सवाल नहीं है, अच्छा सवाल है, पेपर में आया हुआ सवाल है। ऐसे सवाल ट्रेंड चला है, आता ही आता है, तो छोड़ के नहीं जाने का, तरीका सीखने का। ठीक है, मैं बहुत कम समय में बहुत सटीक नॉलेज दे रहा हूं, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, सूत्र मैंने क्या बोला, मैंने सूत्र आपको बताया, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान
बटे में विलयन का द्रव्यमान। गुणे में क्या होता है सर 100। सर ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे सवाल में कुछ और ही दिया है, परसेंट में वैल्यू दिया है। तो बेटा देखो, ऐसे सवाल को लगाने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ बहुत जल्दी से, सभी बच्चे कैच करेंगे, है ना, थोड़ी सी पकड़ने का प्रयास करेंगे। ट्रिक क्या है मेरे भाई, देखो जैसे मैंने बोल दिया x%W/v, ऐसे कभी भी कोई डाटा दिया हो, है ना, W/W दिया है, फिर W/v दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, x का संबंध W के साथ और परसेंटेज का संबंध W के साथ, ठीक है। W का मतलब होता है वेट बाई वेट, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है x% द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, ठीक है। W/W का मतलब ये होता है। और बेटा द्रव्यमान हमेशा ग्राम में होता है, किसमें होता है सर, ग्राम में होता है, ठीक है। बोलो यार, क्लियर है क्या। तो x का संबंध इसके साथ और परसेंटेज का संबंध इसके साथ, ये जो पहला संबंध है ये हमें बताता है विलेय के द्रव्यमान के बारे में। किसके बारे में भाई, विलेय के द्रव्यमान के बारे में बताता है, ठीक है। विलेय का द्रव्यमान कितना है सर, x, और W का मतलब सर ग्राम, x ग्राम, ठीक है। और ये बताता है दूसरा वाला संबंध परसेंटेज वाला, ये बताता है विलयन का द्रव्यमान, ये बताता है विलयन का द्रव्यमान। द्रव्यमान क्यों बोला, क्योंकि W से संबंध है ना, W मतलब ग्राम ही होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। कितना आएगा सर, परसेंटेज मतलब 100, W मतलब ग्राम, 100 ग्राम, है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इस ट्रिक को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, जैसे मैंने दे दिया 20% W/W, ठीक है, ऐसे दे दिया। तो मेरे भाई यहाँ पे इसका मतलब क्या निकालोगे सर, 20 का संबंध W के साथ, परसेंटेज का संबंध W के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो विलेय का द्रव्यमान आएगा, पहला वाला विलेय का द्रव्यमान आएगा, वो मेरे भाई क्या आएगा 20, और W मतलब ग्राम, 20 ग्राम, ठीक है। सही बात है सर। और बेटा दूसरा वाला क्या आएगा सर, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कितना आएगा सर, परसेंटेज मतलब 100 और W मतलब ग्राम, 100 ग्राम। इस तरह से समझेंगे, ठीक है, ठीक है सर। लेकिन सर क्वेश्चन में हमें W/v दिया है, अगर W/v दिया है तो इसका भी मतलब ऐसे ही है, x% W/v। देखो W का मतलब हम लोग द्रव्यमान समझेंगे, क्या समझेंगे सर, इसका मतलब सर हमारा क्या है, द्रव्यमान है। और बेटा V का मतलब हमारा आयतन है, क्या है सर, आयतन है, ठीक है। इसका संबंध इसके साथ और इसका संबंध इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो विलेय का द्रव्यमान आएगा, विलेय का जो द्रव्यमान आएगा कितना आएगा सर, x, और W मतलब ग्राम, ठीक है। और दूसरा वाला सर विलयन के बारे में है, तो हमारा जो विलयन का द्रव्यमान आएगा वो कितना आएगा सर, परसेंटेज मतलब W। अच्छा यहाँ पे याद रखेंगे बेटा, अब यहाँ विलयन का द्रव्यमान नहीं, दूसरा वाला विलयन के बारे में बताता है, लेकिन V है तो आयतन बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, आयतन बोलेंगे, ठीक है। विलयन का आयतन बराबर 100, और V मतलब ml होता है, ठीक है, 100 ml, है ना। इस तरह से अब देखो सवाल में हमें क्या दिया है, 20% W/v दिया है, ठीक है। W/v का मतलब है द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। इसका संबंध इसके साथ और इसका संबंध इसके साथ, है ना। तो बेटा विलेय का जो द्रव्यमान आएगा, विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम, और जो विलयन का आयतन आएगा दूसरा वाला, विलयन का आयतन मेरे भाई वो कितना आएगा सर, वो आएगा 100 ml, ठीक है। अच्छा हमको निकालना क्या है सर, मोल प्रभाज निकालना है। अरे यार ये मैं कौन सा सवाल करवाने लगा, द्रव्यमान प्रतिशतता वाली सवाल कहाँ गई यार, ये लिखा है भाई, ये है, ठीक है, ये है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको यार यहाँ लिख डाला यार, ये मूल प्रभाज वाले में लिख डाला, कोई बात नहीं यार, हो जाता है, ठीक है, हो जाता है ना। यहाँ पे मैंने लिख डाला, मतलब ये मतलब समझ पाए ना तुम लोग, ठीक है सर, हम तो मतलब ही सीख रहे थे ना, सवाल अभी लगा लेंगे, क्या करना है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो 20% W/v प्रोपेन विलयन है ना, तो यहाँ पे अगर आप समझे 20% W/v का मतलब क्या है सर, यहाँ पे 20% W/v का मतलब है कि इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, ठीक है। तो विलेय का जो द्रव्यमान आएगा
सर वो आएगा 20 ग्राम। मेरे भाई जो विलियन का आयतन आएगा वो 100 ml आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर ये 100 ml आएगा। अब बेटा यहाँ से हमको क्या निकालना है सर? द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है। द्रव्यमान प्रतिशतता के लिए सूत्र क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटे में विलियन का द्रव्यमान। मेरे भाई विलेय का द्रव्यमान तो पता है, बट विलियन का द्रव्यमान मेरे को नहीं पता है, तो विलियन का द्रव्यमान निकालेंगे कैसे? सर सूत्र हमने एक पढ़ा है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। सर हमें आयतन भी पता है और सर घनत्व भी पता है, तो द्रव्यमान मतलब आसानी मतलब अच्छे से निकाल सकते हैं। तो घनत्व कितना है सर? 1.5 ग्राम पर ml। और मेरे भाई क्या कहते हैं द्रव्यमान कितना है सर? निकालना है, चलो हमने x मान लिया। अब बेटा आयतन कितना है सर? आयतन 100 है। ठीक है, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 ग्राम हो जाएगा, है ना? 100 ग्राम था तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे कितना आ जाएगा मेरे भाई? अच्छा ग्राम नहीं था, ml था। ठीक है, 100 ml था, सॉरी 100 ml था, ml से ml कट जाएगा तो हमारा 150 ग्राम आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितना आ गई सर? 150 ग्राम। x क्या है सर? सर ये जो है ना विलियन का द्रव्यमान है। किसका है सर? विलियन का द्रव्यमान है। ठीक है सर, ये विलियन का द्रव्यमान है ना? क्यों? क्योंकि सर हमें जो आयतन दिया है विलियन का दिया है, घनत्व भी विलियन का दिया है, तो द्रव्यमान किसका निकलेगा सर? विलियन का ही निकलेगा। तो मेरे भाई अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। तो सर विलेय का द्रव्यमान 20 है और विलियन का कितना है सर? 150 है, गुणे में 100 कर दो, है ना? अब इसको काट पीट लो, कितना आएगा सर? 0 से 0 कट गया, है ना? 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40 बटे 3। ठीक है, परसेंट सॉल्व कर लेना, यही आपका क्या है सर? आंसर है। सर हमने पहला सवाल लगा लिया। ठीक है सर, डन है सर, पेपर में आया हुआ सवाल है और आपको छोड़ना नहीं है। बेटा अगला सवाल है मोल प्रभाज का। अभी मैंने इसको लिख के आपको समझा ही दिया था ना, मोल प्रभाज का। बेटा मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं? सारे बच्चे पहले मोल प्रभाज का सूत्र देखेंगे। अच्छा अभी मैंने यहाँ पे लिखा तो था, आई थिंक ये बेटा मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है? अगर विलेय होगा तो विलेय को बेटा हम XA लिखेंगे, काई ए बराबर विलेय का मोल, है ना? और बेटा अगर विलायक होगा तो काई बी XB बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो XA बराबर विलेय के मोल बटे में विलयन के मोल, और XB बराबर विलायक के मोल बटे में विलयन के मोल। ठीक है, ये सूत्र है किसका सर? मोल प्रभाज का। एक चीज और याद रखेंगे नोट डाल के मेरे प्यारे बच्चों, जो विलेय का मोल प्रभाज होता है और जो विलायक का मोल प्रभाज होता है, इन दोनों का जोड़ कितना होता है सर? 1 होता है। ठीक है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों का जोड़ कितना होता है मेरे भाई? 1 होता है। इस चीज को मेरे सारे बच्चे याद रखेंगे। अब बेटा सवाल लगाना है तो देखो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो ना आए आपको, सारे बच्चे कर लेंगे मेरे। सवाल ये है बेटा, यहाँ पे जो है ना मोल प्रभाज निकालना है। अगर मुझे मोल प्रभाज विलेय का निकालना है मान लो, तो हम विलेय के मोल बटे में क्या लिखेंगे सर? विलयन के मोल। ठीक है, विलयन के मोल, ये हमारा सूत्र होता है। तो बेटा हमें मोल चाहिए, विलेय। सर विलेय का तो भार पता है, बट सर विलयन का मोल अगर निकालना है तो सर विलयन में विलेय भी आता है और विलायक भी आता है, दोनों आता है। तो सर विलेय और विलायक का मोल निकालना ही पड़ेगा सर। ठीक है सर, आइए सर करते हैं। इसी सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Na/Na + Nb। ठीक है सर, अब यहाँ पे Na और Nb का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूं। Na क्या है सर? सर यहाँ पे Na जो है ना विलेय का मोल है, विलेय का मोल है। और मेरे भाई Nb क्या है सर? विलायक का मोल है। और बेटा Na + Nb क्या है? विलयन का मोल है। किसका है सर? विलयन का मोल है। ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक है ना, मैंने एक तरीका बता दिया रिप्रेजेंटेशन, जिससे थोड़ा सा आसान होगा। अब बेटा यहाँ पे हमको मोल निकालना, मोल निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा सर? द्रव्यमान निकालना होगा, है ना? द्रव्यमान कैसे निकलेगा सर? अभी मैंने आपको बताया ही था। हाँ आपने पढ़ा ही था, देखो ना यार, वही वाला सवाल तो है। यहाँ से निकाल लेंगे ना। क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? ये देखो, अभी वो क्वेश्चन बताया तो उसी में समझा देते हैं। ये
ऐसे सेम ऐसे निकालेंगे तो हमारा जो विलयन का द्रव्यमान आएगा वो 150 आएगा। कितना आएगा सर? 150 ग्राम। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, वैसे निकाला जा सकता है, तो आप लोग समझ लीजिए, है ना। तो सर यहाँ पे जो हमारा विलयन का द्रव्यमान आएगा, विलयन का द्रव्यमान आएगा 150 ग्राम आएगा। ठीक है, और सर हमको चाहिए विलायक का द्रव्यमान। अगर मुझे विलायक का द्रव्यमान चाहिए तो हम क्या करेंगे सर? सर विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए विलयन में से घटा देंगे। विलयन सर 150 है और विलय कितना सर 20, तो कितना आ जाएगा सर? 130 ग्राम। इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे आपको मोल निकालना है। मोल कैसे निकालेंगे सर? पहले हम चलो विलेय के मोल निकालते हैं, Na। सर Na अगर निकालेंगे विलेय के मोल, तो मोल निकालने का सूत्र क्या होता है? भार बटे अणु भार। तो विलेय का भार सर 20 है और अणु भार यहाँ पे क्या है सर? NaOH है। NaOH का अणु भार कितना आएगा सर? सर सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और 1 सर कितना आएगा सर? 40। सर 20 बटे 40 हो जाएगा, यानी कि सर 1/2। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। अगर यहाँ से मैं NB निकालूंगा तो NB निकालने के लिए सर क्या होगा सर? विलायक का भार, सर विलायक का भार जो हमारा दिया है 150 दिया है ना, सॉरी 130 दिया है। और विलियन का कितना है सर? सर इसका अणु भार कितना है सर? अणु भार सर यहाँ पे जल मान लेते हैं। देखो विलायक यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो देखो विलेय तो हमारा NaOH है और विलायक नहीं दिया है तो जल मान लेंगे। जल का अणु भार कितना होता है सर? 18। बेटा विलायक यहाँ पे हम क्या मानेंगे? विलायक हम लोग जल मानेंगे। ठीक है, तो जल का अणु भार कितना होता है सर? 18। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा? जल्दी से बताओ सब लोग। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ सारे लोग, क्या सब कुछ सही चल रहा है ना? जल्दी से बताओ। ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ, है ना। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो 1.2 दिया है, ये यहाँ पे 1.2 दिया है, तो यहाँ पे जो हमारा विलयन का द्रव्यमान आएगा वो 120 आएगा, 150 नहीं आएगा। ठीक है, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना। क्या होता है सर? आयतन। ठीक है, देखो घनत्व तो हमें कितना दिया? 1.2 ग्राम पर ml दिया है ना। और यहाँ पे द्रव्यमान हमको निकालना है, मान लो x। आयतन कितना दिया है सर? 100 दिया है ना, 100 ml दिया है। तो बेटा देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा जो घनत्व था वो 1.5 दिया था। आप अगर चेक करो तो 1.5 दिया था। मैंने इसी के हिसाब से वैल्यू रख दिया था, 150 मान लिया था, लेकिन मैंने नोटिस नहीं किया था। अभी मेरा ध्यान गया, पानी पी रहा था। तो बेटा यहाँ पे जो है ना, ये जो है ना बेटा 1.2 है। तो अगर सर ये 1.2 है तो सर यहाँ पे जो हमारा x आएगा वो 120 ग्राम आएगा। यानी कि जो विलयन का द्रव्यमान है सर वो 120 ग्राम है। क्या है सर? 120 ग्राम। इस चीज़ को याद रखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या कर लेंगे सर? 120 कर लेंगे। है 120 है ना। अगर सर ये 120 है, सर अगर ये 120 है तो यहाँ पे भी 120 माइनस क्या हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा, है ना। 120 माइनस 20 कितना आएगा सर? 100 आएगा, है ना। 100 ग्राम हो जाएगा। यानी कि सर हमारा जो विलायक है वो 100 ग्राम में है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू है भाई वो भी चेंज हो जाएगी, है ना। देख रहे हो आप लोग? थोड़ा सा ध्यान देना बेटे। ठीक है बेटा, 100/18 करना है, कितना आएगा? जल्दी से बताओ बेटा। 100/18 करना है तो कितना आएगा? मेरे बच्चे कहेंगे सर कैलकुलेटर काहे लिए है, बट तुम लोग कैलकुलेटर का यूज नहीं करोगे। सर आएगा हमारा 5.55, है ना। 5.55 है ना।
सर ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। विलेय का मोल ये हो गया, विलायक का मोल ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, मूल प्रभाज। मूल प्रभाज निकालने के लिए मेरे भाई सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है। मूल प्रभाज निकालना है तुमको, ठीक है सर, हम निकाल लेंगे। एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए की वैल्यू कितना दिया है सर? सर एन ए की वैल्यू देखेंगे तो 1/2 दिया है। अच्छा 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। क्या होता है सर, 0.5। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 0.5 पुट कर देंगे, और मेरे भाई 0.5 यहाँ पे भी करेंगे, और एन बी की वैल्यू कितनी है सर, 5.55। अब बेटा इसको पूरा जोड़ के सॉल्व कर लेंगे, आपका वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे कितना आएगा, है ना? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कितना आएगा। ठीक है सर। बेटा अगला सवाल है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। बेटा मोललता का एक सवाल पहले और करते हैं, फिर इसको करेंगे। विलेन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक, यानी कि विलायक 440 है और विलेय जो है 20 ग्राम। तो देखो बेटा मोललता का जो सूत्र होता है, मैंने अभी आपको बताया था ना, मोललता का सूत्र क्या होता है बेटा? सर मोललता का हमारा सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या, देखो ये विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान। ठीक है बेटा, इस सूत्र को याद रखेंगे तभी सवाल लगेगा, है ना? विलेय के मोल बटे में विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणे में 1000। ठीक है भाई, ये आपका सूत्र है ना? अब भाई इसमें हमें विलायक का द्रव्यमान तो साफ साफ दिया है, लेकिन मोल निकालना है। मोल कैसे निकालेंगे सर? भार बटे अणुभार। विलेय का भार कितना दिया सर, 20। अणुभार कितना आएगा सर? NaOH का अणुभार सर अभी आप बताए थे 40 आएगा। कितना आएगा सर? 40। 20/40 मतलब 1/2। 1/2 मतलब सर 0.5। कितना सर? 0.5। ठीक है, तो विलेय का मोल 0.5 आ गया मेरे भाई, और विलायक का जो अणु है तो 440 है, गुणे में 1000 कर दो। ठीक है भाई, देखो बेटा वहां पे अगर किलोग्राम में रहेगा तो फिर 1000 से गुणा नहीं करेंगे, अगर ग्राम में रहेगा तो 1000 से गुणा करेंगे। सूत्र याद रखेंगे, 0 से 0 निपटा दो। ठीक है, अब इसको गुणा भाग कर लो। 0.5 अब 0.5 इंटू में 100 है ना, बटे में 44। जो भी आंसर आएगा काटने पे वही आपका फाइनल आंसर होगा। ये भी आपको करना है। ठीक है भाई, इतना तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, 12th में हो इतना तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए भाई। ठीक है, डन सर। एक सवाल और है पीछे वाली। अब बेटा देखो मोललता का सूत्र मैंने बता दिया, अब यहाँ पे तुमको एक बहुत बढ़िया सवाल दिया है, यहाँ पे मैंने सूत्र पहले से लिख दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसे सवाल को और भी कई तरीके से लगाया जा सकता है। ठीक है, तुम चाहो तो जाके इसको तुम डाउट नोट कर लेना, या फिर और जो भी तरीका है गूगल पे देखने का, कहीं से भी देख लेना। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई बिल्कुल अलग तरीके से बताएगा। कैसे लगाना है सर? एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मूल प्रभाज 0.85 है। ठीक है भाई, यानी कि जल का मूल प्रभाज मान लीजिए कितना दिया सर? मूल प्रभाज जो दिया है जल का मेरे भाई वो दिया है 0.85 दिया। ठीक है, 0.85 दिया है ना? अब मेरे भाई यहाँ पे लगाने के लिए हमको क्या चाहिए? सूत्र चाहिए। तो बेटा सूत्र कैसे लगाएंगे? तो बेटा देखो, अगर कभी भी मोल प्रभाज दिया हो और मोललता पूछे, सुनो मेरी बात, अगर मोल प्रभाज दिया हो मोललता पूछे तो हमेशा इस सूत्र का यूज करना। XA/XB बराबर मोललता गुणे में विलायक का अणुभार बटे में 1000। अब बेटा मान लो XA तुम्हें नहीं पता, XA विलेय है और जल क्या है सर? विलायक है। ठीक है, और जल यानी कि XB का जो अणुभार है वो आपको दिया है सर 0.85। ठीक है, अगर मुझे XA निकालना है तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस 0.85 कर देंगे। अगर मेरे भाई मैं 1 में से घटाऊंगा तो कितना आएगा सर? सर अगर मैं, खुल ही नहीं रहा है भाई कैलकुलेटर हुआ, फोन ले लें क्या? कहाँ गया? ये नहीं था क्या सवाल? चल ही नहीं रहा है यार ये। ओ माय गॉड, अरे यार चल जाना, नाराज काहे हो गया? हेलो हेलो हेलो,
लगता है कहीं पे कुछ बैठ उठ गया है क्या? हाँ बेटा कुछ बैठ गया था इसलिए नहीं खुल रहा था, है ना बेटा। ये देखो ये तो हो गया। हम कौन सा लगा रहे थे सर? सर हम ये वाला लगा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, 1 में से 0.85 घटाना है बेटा। अगर मेरे को यहाँ पे 0.85 घटाना है तो कैसे करेंगे सर? देखो 1 माइनस 0.85 तो बेटा हमारा आएगा 0.15, 0.15 ठीक है। यानी कि सर हमें यहाँ पे एक्स ए एक्स बी की वैल्यू पता चल चुकी है। एक्स ए कितना है सर? 0.15 और एक्स बी कितना है सर? 0.85 ठीक है, 0.85 इक्वल टू मोललता। मोललता निकालनी है तो सर हम यक्स मान लेंगे, ठीक है, गुणे में विलायक का अणुभार। विलायक क्या है सर? जल। और जल का अणुभार 18 होता है। कितना होता है सर? 18। तो यक्स गुणे में 18 बटे में 1000, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा सर? सर यहाँ से पॉइंट हटा दो ना, 15 बटे क्या हो जाएगा सर? 85 हो जाएगा, है ना। ये उधर चला जाएगा तो 1000 इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा सर? 18, है ना। हाँ बराबर यक्स। इसको सॉल्व करने पे बेटा कितना आएगा आप लोग बताना यार, ठीक है। काट पीट के बताना सारे लोग कितना आएगा। सब लोग कमेंट करके बताओ सॉल्व करने पे कितना आएगा, है ना। तो मेरे भाई इसको सॉल्व करने पे जो आएगा लगभग हमारा 9 पॉइंट कुछ आएगा, 9.8 समथिंग आएगा, है ना। 9 पॉइंट समथिंग आएगा यक्स की वैल्यू, लगभग 9.8 समथिंग आएगा, है ना। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका क्या होगा सर? आंसर। तरीका सीख लीजिए कैसे लगाना है, अच्छा रहेगा, है ना। तरीका सीख लीजिए, मजा आ जाएगा। बेटा अगला सवाल है मोलरता से। अब बेटा मोलरता निकालने का जो सूत्र है वो आपको पता है। मोलरता बराबर विलेय के मोल, क्या बेटा? विलेय के मोल बटे में विलायक यानी कि विलयन का आयतन, ठीक है। विलयन का आयतन ml में गुणे में सर क्या? 1000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैं सूत्र लिखा था वो लीटर में लिखा था। किस में लिखा था सर? लीटर में, ठीक है। कहाँ गया? ये है, ठीक है। ये लीटर में लिखा था। अगर ml में लिखेंगे तो मेरे भाई 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे मेरे सारे बच्चे। तो बेटा ये है। अब यहाँ पे फटाफट निकालते हैं मोल। सबसे पहले मुझे मोल की जरूरत होगी। मोल भार बटे अणु भार। भार कितना दिया? 5 ग्राम। अणु भार NaOH है ना। अच्छा सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या दिया है यार इसमें? NaOH है, ठीक है, NaOH। तो बेटा NaOH का अणु भार कितना होता है? 40। तो 5 8 40, 1/8 आ जाएगा, ठीक है। मोल हमारा कितना आ गया सर? 1/8, 1/8, है ना। विलायक का आयतन कितना दिया सर ml में? 450। 1000 से मल्टीप्लाई। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, खुद से तेरे को करना है, ठीक है। नहीं कर देते, नहीं बच्चे कहेंगे मास्टर सॉल्व नहीं कर रहा है सर, है ना, फ्री का पैसा ले रहा है। तो बेटा देखो 1/8 अगर करेंगे तो बेटा कितना आएगा सर? 0.125, 0.125, ठीक है, बटे में 450 गुणे में 1000, है ना। बेटा 1 0 से 1 0 निपटा दो, है ना। और 5 दूनी 10, 5 9 45। तो इतना काट लो भाई 0.125 और मल्टीप्लाई में क्या कर दो? 20। सर हमारा आ जाएगा 2.5 अपॉन में क्या कर दो सर? 9 डिवाइडेड बाई 9। तो बेटा आएगा 0.27 समथिंग, 0.277 ऐसे आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बेटा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यार से देखेंगे, बहुत ज़्यादा आया है पेपर में। जाके चेक कर लो भाई, ऐसा कोई पेपर नहीं है जहाँ पे ये सवाल ना आया हो, ठीक है भाई। ऐसा कोई पेपर नहीं है जहाँ पे ये सवाल आया ही ना हो। तो सर अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको अभी हम 4 डालेंगे सर, अभी 4 डालेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको छोड़ेंगे नहीं हम, गर्दा गर्दा कर देंगे, ठीक है। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया सर। गार्डन गार्डन हो गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे अगर आप सवाल को देखें तो इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र बता रखा है, उसी सूत्र से लगाएंगे तो तुरंत हो जाएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, पेपर में पता नहीं कितनी बार आया है। सवाल क्या है सर?
सूत्र क्या है सर? हमारा सूत्र जो है ना वो दिया है शुद्ध विलायक की मोलरता बराबर घनत्व बटे विलायक का अणुभार। ठीक बेटा, घनत्व बटे में विलायक का अणुभार, ये सूत्र है, आप लोग याद रखेंगे। शुद्ध विलायक की मोलरता बराबर, बेटा जल शुद्ध विलायक होता है, ठीक है, घनत्व गुणे में 1000 बटे में विलायक का अणुभार। अब बेटा यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो घनत्व कितना दिया है सर? 1 ग्राम पर ml दिया है, ठीक है, और आयतन मतलब 1000 सूत्र का, और विलायक का अणुभार कितना होता है? 18। ठीक है भाई, जल है तो 18 ही होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 55.55 समथिंग आएगा, ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। कितना अच्छा सवाल है नहीं भाई? देखो घनत्व तो दिया है, अणुभार आपको पता है, डिवाइड कर दो सर, 55.55 आएगा आंसर, मुझे याद है 55.55 आता है ना, है ना? ठीक है सर, कोई बात नहीं है सर, प्रैक्टिस कर लेंगे हम। बेटा ये मैंने सारे न्यूमेरिकल्स करवा दिए, एक न्यूमेरिकल और रह गया है आपका, बस ये वाला, ठीक है। ये बोला है दो द्रव ए तथा बी के वाष्प दाब, यानी कि ए तथा बी दो द्रव ए हैं, पी ए बराबर कितना दिया है सर? 80 mm दिया है। अच्छा अलग कलर से लिखते हैं, पी ए बराबर 80 mm दिया है, और मेरे भाई पी बी बराबर कितना दिया है सर? 60 mm दिया है, ठीक है। हाँ सर, अब बेटा पूछा क्या ए और बी के? ए के 3 मोल है ना, ए के जो मोल हैं सर वो 3 दिया है, और सर जो बी के मोल हैं वो कितना दिया है सर? 2 दिया है ना। तो मेरे भाई पूछा क्या? कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब मतलब पीटी, पीटी पूछा है। पीटी बराबर क्या होता है सर? पी ए एक्स नॉट, है ना, पी ए एक्स ए, और पी बी क्या होता है सर? एक्स बी, ठीक है। अभी मैंने आपको सूत्र बताया नहीं था, देखो यहाँ पे क्या है सर, ये देखो पीटी बराबर पी ए एक्स ए पी बी एक्स बी, ठीक है। हाँ सर, अब बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या होगा सर? पी ए कितना दिया है सर? 80, एक्स ए निकालना है, एक्स ए कैसे निकलेगा? विलेय के मोल, देखो एक्स ए कैसे निकलेगा? ए के मोल बटे में कुल मोल, ए के मोल 3 है, कुल मोल 3 + 2 यानी कि सर 3/5, ठीक है सर, 3/5, तो यहाँ 3/5 कर देंगे, प्लस में पी बी कितना दिया है? 60, गुणे में एक्स बी कैसे निकालेंगे सर? एक्स बी कितना है सर? 2/3 + 2 यानी कि 2/5, ठीक है, 2/5। अब बेटा यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो क्या होगा? 16 पंचे 80, 16 3 48, ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा सर? 5 × 5 5 बराबर में 60, 12 दूनी 24, कितना आएगा सर? 72 आएगा क्या सर? 72 mm आएगा, ठीक है। जोड़ लीजिएगा आप लोग, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सारी कैलकुलेशन मेरी सही हो, है ना। तो मुझे लगता है कि सारे कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिए जितना इंपॉर्टेंट था। 1 घंटे लगभग 18-20 मिनट की वीडियो है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, आपका सवाल ज़्यादातर फंस जाएगा यहीं से, ठीक है। बस अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए, जो मैंने फार्मूले करवाए हैं, इसको मत छोड़िएगा, इसके ऊपर और भी क्वेश्चन आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, निश्चित ही आप ऐसा नंबर लेके आएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है भाई। और यहीं पे हमारा विलियन चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर लेके आएंगे, बस आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो फ्री है, मैं बता रहा हूँ, ये जो उड़ान बैच है ना भाई, इसकी वीडियो फ्री है, सिर्फ नोट्स की मैं पैसा ले रहा हूँ, वो भी 11 रुपये। बेटा एक नोट्स की 11 रुपये ले रहा हूँ, कोई महंगा नहीं है भाई, ठीक है, बहुत सस्ता है ना, पूरी जी जान लगा दिया हूँ मैंने इसको बनाने में। तो 11 रुपये आप कैसे देना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस पर मैसेज करेंगे नोट्स के लिए, इस पर मैसेज करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे 11 रुपये आपको देना है, फिर आपको नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, राधे राधे।